मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों की बहुत तेज़ पटक रही थी, कभी इधर-उधर फेंक रही थी। किचन में खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गईं और साथ में अंजलि भी। लेकिन मुझे इतने गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझसे कहे, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैं गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? यहाँ से चले जाओ। मेरी चीख सुनकर तीनों ही बेटियां चली गई, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल वजह तो वही थी। मैंने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह गिरते-गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, इतनी नफ़रत शायद ही मुझे किसी और से हो। कुछ देर तक आँखों में आँसू भरकर वो मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की को इतनी नफ़रत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज के मेरे गुस्से की वजह वही बनी हुई थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी को रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा अंजलि ने ही खोला, तो उसके बाद अंजलि ने उन औरतों के सामने नहीं आनी थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियों को ही देख रही थी। मैं चाहती थी कि रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद वो औरतें बोली कि जिसने दरवाज़ा खोला था वो भी आपकी बेटी है। मैं एकदम डर गई और मुझे लगा कि पता ही नहीं अंजलि ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। मैंने कहा, हाँ तो मेरी बेटी क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? वो बोली, अरे नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। असल बात यह है कि हम आपसे यह कहना चाहते थे कि आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए था अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, मना मत करना। उन औरतों की बातें सुनकर मेरा दिल दिमाग जलने सा रह गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खोलने लगी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा कि जी, हम सोचकर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकती। औरतें फिर चली गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन औरतों के मुंह न उछलूं या फिर अंजलि का गला घोट दूं। उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जो मैं तो आया ही कि जाकर उनका थप्पड़ मारूं और अंदर से सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात थी, लेकिन अब अंजलि बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं मार मार कर गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरा क्या रह जाएगा? हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मुझसे पूरी तरह से काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जुबान की गोली से मारती थी। मैं उसे पूरा शरीर छलनी कर देती थी। मैं अभी भी उस पर पूरा जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था। मैंने इस मामले को कैसे निपटाया जाए, खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दें, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई है, इसीलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि अंजलि का रिश्ता पहले से ही तय हो चुका है, इसीलिए आपको अंजलि का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी और का रिश्ता ले सकती हैं अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ़ करना बहन जी, हमें तो अंजलि की ही पसंद आई थी। अगर अंजलि का रिश्ता नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम कहीं और लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो अंजलि ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर से आग लग गई थी, गुस्से में ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। अंजलि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो अपनी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की, अब मेरी बेटियों का हक अंजलि छीन रही है। गुस्से में से मैंने अपना फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक उस अंजलि को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करके हुए मैं बाहर आंगन में आ गई। अंजलि कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे उस तरह से आराम से बैठा देखकर मैं गुस्से में चीख उठी।
मैंने कहा, क्या पढ़ रही हो यहाँ बैठकर? वह मेरे कपड़े पड़े थे, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उनके हाथ में किताब लेकर फेंक दी और इस तरह चीखने और किताबें फेंकने से वो एकदम से डर गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए, जो उसने मुश्किल से रोका था। मेरी बात सुनकर मैं मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन मैंने उसे गुस्से में खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर से कहीं कुछ हुआ था जो अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया, मैं क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं अपने पति रितेश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने उनसे रोते हुए कहा था कि रितेश प्लीज़ दूसरी शादी मत करना, हमारी खुद की बेटियां हैं, वो क्या सोचेंगी, आखिर इसके बारे में सोचो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और बहुत ही नफरत से देखते हुए कहा, पत्नी हो पत्नी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस के कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वह तो कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तो जाहिल हो। ओ, मुझे किस हक से तुम्हें दूसरी शादी करने से रोक रही हो? मेरा बेटा तो दे नहीं सकी। रितेश ने इतना सब सुनाकर एक पल के लिए भी मुझे रितेश ने से नफरत महसूस हुई, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वो भी तुम्हें बेटा न दे सकी तो क्या होगा? तो फिर तीसरी शादी करोगे क्या? मेरी बातों को रितेश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा, मैं रोशनी से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वो मुझे बेटा न दे सकी तो कोई बात नहीं, अगर बेटी हो जाएगी तो क्या हुआ? तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। रितेश ने मेरी बात सुनने सुनने का फैसला कर लिया था। उस पर तो रोशनी का भूत सवार था और इसी हफ्ते रोशनी से शादी कर रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए खोला ही था कि एकदम से चीख कर कहा, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुमको अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। बस यहीं पर आकर खामोश हो गई। मेरी बेटियों ने बहुत छोटी थी। मेरी बेटी 4 साल की थी, दूसरी बेटी 2 साल की थी और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 3 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, क्योंकि अब तो कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अगले हफ्ते ही रितेश रोशनी से शादी करके मेरी सौतन बनाकर ले आया। मेरे दिल में पत्थर रखकर मैंने उसका स्वागत किया। शादी बहुत ही सादगी से की थी। रोशनी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी और कैसे चल रही थी ये मैं ही जानती थी। मैं अपने मासूम बच्चों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसीलिए जगह की कोई परेशानी नहीं हुई। उसने का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और रोशनी के लिए सेट कर लिया। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही रितेश रोशनी के लेकर हनीमून मनाने चले गए। पिछले रह गई मैं और मेरी मासूम बच्चियां। दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे और 1 महीने मेरी किन किन तकलीफ़ों से गुजरा ये मैं ही जानती हूँ। छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा हुआ होगा, लेकिन मैं गलत थी। असल तकलीफ़ तो शुरू हुई जब और मेरी बच्चियों को क्या ज़रूरत है रितेश को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती तो मुझे फलां चीज़ चाहिए तो सुरेश हफ्तों उस पे लगा को टालते रहते। वहीं अगर रोशनी किसी चीज़ के लिए कहती तो अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। रोशनी खूबसूरत और अच्छे रख रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफ़रत के अंगारे बढ़ने लगते थे। जी चाहता था कि मैं उसका मुंह नोच लूँ, जिससे मेरी बच्चियों का हक पर डाका डाला है। रितेश पूरा दिन रोशनी के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं था। रोशनी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि रितेश ने उसे कह रखा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। रोशनी ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था, लेकिन उलट रितेश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, रोशनी को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम तुम करोगी, टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में जीना नहीं थी, बस गुजारनी थी, वो भी अपने बच्चों के लिए। इसीलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति
अपना नहीं तो पराई लड़की से क्या सिखवा करें। रोशनी वैसे तो पढ़े लिखे समझदार थी, लेकिन थी तो सोतन ही। उसके खुद भी मन नहीं करता था किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती। बस रितेश के ऑफिस से आने से 5 मिनट पहले ही बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर रितेश का इंतज़ार करने लगती। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, फिर साथ बैठकर खाना खाते और मैं और मेरी बच्चे किचन में ही बैठकर खाना खा लेते, क्योंकि रितेश का हुक्म था कि सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती, लेकिन बाद में पछतावा भी होता। आखिर इसमें मेरी बच्चियों के क्या दोष है, लेकिन मैं खुद मजबूर थी। पूरा दिन घर में काम करती और पूरा घनचक्कर बनी रहती। सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3-3 बच्चों को संभालना। इसके बाद सुरेश और रोशनी की फिजूल के चोंचले देखना। दिल पर पत्थर रख कर मैं यह सब काम करती, दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती। अगर रितेश रोशनी को दूसरे में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो रोशनी को मेरी छाती पर लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, तो रितेश ने इतना खुश हुए कि पहली बार बाप बन रही हूँ। लेकिन मेरे लिए तो थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने रोशनी के लिए दूसरा घर ले लिया था और उसी में रोशनी के साथ शिफ्ट होकर लिया था। लेकिन जाते जाते एक जख्म दे गई। कहा कि अगर रोशनी इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र रोशनी के बच्चे पे लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लग गया था, लेकिन रोशनी का मेरे घर में जाना भी मेरे लिए सुकून की बात साबित नहीं हुई, क्योंकि रोशनी के घर होती तो कम से कम खाने पीने का सामान तो आता। अब तो रितेश इससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर के खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मैं तो सिलाई का काम शुरू कर दिया। रितेश को फ़ोन करके सामान मंगवाती तो वह 1 हफ्ता लगा देते। इसीलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ न कुछ करने की ठानी। कपड़े सिलता करती थी और कुछ भी पैसा आता वह घर के खर्च करती। एक दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रितेश की नौकरी चली गई और रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्च बढ़ चुके थे। इसीलिए मजबूरी रितेश ने जो किराए का मकान ले रखा था वह छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए और दूसरी नौकरी ढूंढने लगे। बहुत कम सैलरी थी और इसी सारी सैलरी अंजलि और रोशनी पर ही खर्च करते थे। उनके कमरे से दूध के डिब्बे, फूड वगैरह वक्त मौजूद रहते थे, क्योंकि जबकि मेरी बेटियों में कुछ ऐसा नहीं था। रितेश की सैलरी तो अंजलि और रोशनी पर ही खर्च हो जाती। मेरे खर्च और मेरी बेटी के खर्च कहाँ से होते। मैं अपना वही सिलाई का काम करती और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती। रितेश अपनी सैलरी में सिर्फ राशन पानी लाते। रोशनी शुरू में तो दुनिया में ही मगन रहती, लेकिन अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब खर्च बढ़ने लगे तो आमदनी कम हो गई, तो फिर एक दिन किचन का ताला लगा दिया। मैंने रोशनी से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगी आमदनी तो ज़्यादा है नहीं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हर बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू का खर्च बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा तो मेरी बच्चियों की तरफ था। जब रोशनी किचन का ताला लगा रही थी तो रितेश सामने बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत की नज़रों से रितेश की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कहने लगे, हाँ रोशनी ठीक तो कह रही है, आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा, तो सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं खुद पैसे कमाती हूँ, बच्चों का खर्च करती हूँ, बल्कि रोशनी फिजूल खर्ची करती है। ना जाने कितनी फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन मेरी बदजुबानी कहो या मेरी गलती, अपने पति से डरती थी। बस यहाँ पर मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी, रोशनी मेरी बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटवा कर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और बेटी अंजलि को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने रितेश से इस बारे में बात करने को कहा तो रोशनी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना बेस्ट बन चुकी हैं। अंजलि अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियों में अब सरकारी स्कूल में पढ़ सकती हैं। अंजलि का कच्चा दिमाग है, अगर अभी वे सरकारी स्कूल में गई तो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्यौहार होता था तो फंक्शन होता था तो मेरी बेटियां के लिए जोड़ तोड़ कर
मैं खुद ही कपड़े बनाती ले, जबकि अंजलि के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग की ज्वेलरी सब कुछ आता। यह देखकर मेरी बेटियाँ ये को हीन भावना आने लगी। कभी कभी मुझे शिकायत करती, मम्मी अंजलि तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, हमें क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। अंजलि की मम्मी इतने सारे जेवर, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अपने बच्चों की ज़रूरत देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं अपनी और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन मैं ये जो अंतर अंजलि के रहन सहन में और बच्चों में था, मैं उसे काट नहीं पा रही थी। बस एक खाई को भरने की नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उन्हें अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझती थी कि रोशनी के नाम जो सांप है वो बाप के उसके सीने पर लगाया हुआ है। आखिर खबर मिली कि रोशनी फिर से पेट से है। रितेश ने बहुत खुश हुए। बार बार मोहब्बत की कोई कमी नहीं आई। वो पहले की तरह ही रोशनी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रितेश और रोशनी की मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। रितेश और रोशनी मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी, उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट पर खोला तो एम्बुलेंस में हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। रितेश और रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। रोशनी का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे के एक बार अंदर से मैं हिल गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी ज़िंदगी में क्या असर पड़ने वाला था। रोशनी तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन मेरे पति भी आज भी मेरे नहीं थे। वो हर वक्त रोशनी के आगे पीछे फिरते थे, उनके ही खर्च करते थे, मेरी बच्चियों और मेरे हमेशा इग्नोर करते थे। रितेश ने इन करतूतों से मुझे एकदम से पत्थर बना दिया था। मैंने खुद से जल्द ही इन सब बातों को ऊपर उठा लिया। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था रितेश और रोशनी के जाने का, लेकिन हाँ, जब मैं अंजलि को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता कि बिन माँ की बच्ची रह गई। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर से नफरत में बदलने लगा था। आखिर इस माँ की वजह से ही सब कुछ हुआ था। मैंने अपनी पूरे घर को एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया। अभी पूरा घर मेरा था, घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि रोशनी के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती और रोशनी से पूरे घर की मालकिन बनी रहती। वो जैसा चाहती वैसा ही होता। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों की फीस से लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाने शुरू कर दी। मैं काम पर भगवान की कृपा हुई और वो चल निकला। घर में पैसे आने लगी। मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। अंजलि का एडमिशन भी मैंने प्राइवेट में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अपनी बच्चियों की बराबरी करती थी, न उसमें कम न कुछ ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग में अभी भी थी। मैं अंजलि से अब भी नफरत करती थी। मैं उससे घर के सारे काम कराती, कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन अंजलि बहुत ज़्यादा शांत थी, हर वक्त उदास रहती और हर वक्त वो तो मम्मी मम्मी करते रहती, मेरे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन अंजलि ने खूब रंग रूप निकला था। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती थी कि जो भी रिश्ता मेरी बेटी के लिए आता वो अंजलि की तरफ झुक जाता। तंग आकर मैंने अंजलि से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। अंजलि मेरी सारी बात मानती थी और उससे यह भी बात मान ली थी।
वो किसी के भी सामने नहीं आती, लेकिन हर बार हर कुछ न कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। जो लोग अंजलि को पसंद कर लेते वे मेरी बेटी का रिश्ता रह जाता। आज भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने दिल पर पक्का फैसला कर लिया, सबसे पहले अंजलि की शादी करूँगी और रास्ते के कांटे को निकाल दूँगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तक अंजलि की शादी नहीं होती मेरी बेटियों की शादियाँ नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अंजलि के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन अंजलि के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। मैं बरसों से मेरे दिल में जो गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला लेना चाहती थी, हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता। मैं तो अंजलि की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहाँ सब उसके जोड़ का न हो, यहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी और साइकिल वाले से टकरा गई। साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, गलती हो गई। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं उनसे दूर भागना चाहता था। मैं साइकिल वाले को देखा, उसके कद काठी का लड़का अच्छा था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी मैं जुआरी हूँ, जुआ में सब कुछ हार गया हूँ, कुछ उधार भी हो गया है, उसी का चुकता करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुकता कर दूंगा। अभी तो मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, उससे अच्छा रिश्ता अंजलि को कोई नहीं मिल सकता। मैं साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और पूछा कि ये तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं फ़ौरन उसे साथ लेकर घर आई। उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर अंजलि के साथ उसके फेरे डलवा दिया। अंजलि बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक बार तो मेरा दिल उसके लिए रोने चीखने में पिघल गया, लेकिन फिर अपनी नफरत मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साइकिल वाले की और अंजलि की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई थी। मेरी बेटी की जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि अंजलि की शादी नहीं करती तो तुमने से कोई भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियों ने मुझे बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगी, तब अंजलि ने कोई मसला नहीं था। मेरी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब घर में छोटी बेटी बची थी। छोटी बेटी की शादी करने के अभी कोई इरादा नहीं था। अंजलि की शादी किए हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीने में अंजलि एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं अंजलि कैसी होगी। वो एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि अचानक अंजलि आ गई और वो न तो खुश लग रही थी और न ही दुखी। उसने आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि यह सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी है, बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई हैं, पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद अंजलि फिर से मुझसे मिलने आई और ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी हैरानी हो रही थी कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे फिर उससे नफ़रत होने लगी। इस लड़की को कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी आती है किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब अंजलि मुझसे मिलने आई तो उसका पति उसके साथ था। वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला, साथ ही उसने अपने भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का हाथ मांगा। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे अंजलि करती है। अंजलि ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर मना किया कि ये रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मैंने उसकी एक न सुनी। मुझे लगा कि शायद अंजलि मेरी बेटी को ऐशो आराम देखा नहीं चाहता। वो नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर अंजलि के पति के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और बोला कि हफ्ते में सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी अंजलि ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मुझे
उसकी नहीं सुनी। एक हफ्ते बाद हमने सादगी से छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले ही अंजलि ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो रोशनी की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई के वक्त भी आ गया। मैंने पिछली सारी नाराज़गी भुलाकर रीति से कहा कि अंजलि मेरी बेटी का ध्यान रखना। अंजलि हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, मैं जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी एक न सुनी, अपने लालच में आकर बेटी की शादी कर दी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी, न जाने अंजलि यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने एक सर झटक दिया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा, तो सोचा चलो क्यों न चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दिल चाह रहा था चीख मार मार कर रोऊं। अंजलि ने मुझसे ठीक ही मना किया था, ये शादी न करे, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। अपने लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैंने अपनी बेटी के घर पहुंची तो बेटी को फ़कीरों जैसे कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में पहने देखा। बाल बिखरे, बड़ा सा कटोरा हाथ में था। मैं घर से बाहर निकल रही थी, मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले लिपट गई और बोली, मम्मी आपने मुझसे कहाँ भेज दिया, ये लोग बहुत मारते पीटते हैं, मुझसे भीख मंगवाते हैं। ये मैं सुनकर बोलने लगी, हालत में नहीं थी। तभी अंजलि ने उससे खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उसे चीख कर कहा, अंजलि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अंजलि रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इसका गैंग बहुत बड़ा है और बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। आप जल्द से यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में सब कुछ बताएं। ये लोग हमसे भीख मंगवाते हैं। अंजलि मुझे वहीं हक्का बक्का छोड़कर बेटी के साथ निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन नहीं रही। इसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी बहुत मिन्नतें करने पर वे मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए। थोड़ी छानबीन के बाद वो लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। सब बड़े स्तर पर लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो अब भी इस गंदगी से छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में अंधी होकर अंजलि के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहा ही नहीं था, यहाँ लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, तो रितेश को कहना था। इसमें अंजलि का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। हर वक्त मम्मी मम्मी कहती रहती, मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी मार खाती थी, मेरी तानों को सहती थी, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ भी गलत किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।